हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्च एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको हम बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट दैट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी को डील करने से पहले हम बात करेंगे कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सेंस टेक्नोलॉजी क्या है, मीन्स सेंस की बात अगर हम बात करें तो मीन्स किस चीज़ की बात हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और कुछ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि हम जो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इन द डिटेल। एंड होता क्या है, देखो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता ही होगा। डीएनए होता है, डीएनए से क्या होता है, उसके बाद होता है डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा थ्रू द दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम करते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे क्या है डीएनए, और डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। कोई भी क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। और जब वो प्रोटीन बनती है तो क्या होती है, वही प्रोटीन क्या होता है कि हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करती है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोटीन बनेगी, सपोज कोई क्रॉप है और उसमें कोई डिसीज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सपोज़ कोई क्रॉप है और उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है, या फिर हम कह सकते हैं मीन्स जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम उसको उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जीन है जो कि उसकी सेल्फ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा जीन है जो कि उसकी मीन्स हम जिससे कि जल्दी स्टोर ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते उसको, उस जीन को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हम करते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, दैट इज सेंस स्ट्रैंड, और एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। देखो यहाँ पे ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, आपको सीधे याद रखना है। यहाँ पे मीन्स आपको अगर अंडरस्टैंडिंग में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑन द स्पॉट अगर कोई पूछता है कि हमसे कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड प्लस कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, मीन्स नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, इसके अलावा टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता होता है, जब हम डायग्राम से देखते हैं तो वी नो दैट, बट जब हमें ऑन द स्पॉट कोई पूछता है तो ऑब्वियसली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको सीधे से एक ट्रिक याद रखनी है, और उस ट्रिक का नाम है दैट इज कोई, एक मिनट, कोई सेंस नहीं है टेम्पल जाने का। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है टेम्पल जाने का। तो कोई का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोई का मतलब क्या है यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड। और सेंस का मतलब क्या है, सेंस स्ट्रैंड। इसके अलावा नहीं टेम्पल का मतलब क्या है, दैट इज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा डीएनए का, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और सेंस के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड। और दूसरा नाम क्या होगा, तीसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो क्या होता है कि क्या करते थे वो लोग, सीक्वेंसेस दे देते हैं स्ट्रैंड के, और फिर बोलते हैं कि ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और इसके अकॉर्डिंग आपका आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा उसकी सीक्वेंसेस बताइए, और आपके ऑप्शंस लिखे होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा आरएनए का स्ट्रैंड है। सो यू हैव टू नो दैट कि जो कोडिंग स्टैंड, कोई सेंस नहीं है टेम्पल जाने का। इतनी सी ट्रिक याद रखोगे तो जो दूसरा स्टैंड है वो अपने आप आ जाएगा। और आपको पता है जो हमारा आरएनए बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, टेम्पलेट स्टैंड के अकॉर्डिंग बनता है। टेम्पलेट स्टैंड की जो खुद की डायरेक्शन होती है वो होती है 3' to 5'। तो जो आरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5' to 3'। अब यहाँ पे मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम इसके बाद में देखने वाले हैं कि आखिर सेंस स्ट्रैंड को और एंटी सेंस स्ट्रैंड को कैसे हम कॉम्प्लीमेंट पेयरिंग, कैसे उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, और साथ साथ कैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। फिर वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है वो राइबोसोम उसको मीन्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, इसलिए वहाँ पे उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। दिस इज द शॉर्ट ऑफ समरी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल। ओके, सो लेट्स डिस्कस। So, antisense agent inhibits the expression of the target gene in the sequence specific manner.
इन द सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर का मतलब क्या है? सपोज सपोज ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देंगे। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कैसे ऐड करेंगे? देखो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, उसके मतलब 15 to 20 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटीसेंस बना के ऐड कर रहे हैं। क्योंकि जो देखो, जो भी मीन्स जो भी प्रोटीन होगा, सपोज कोई क्रॉप है और क्रॉप में अगर कोई प्रोटीन बन रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनेगी। जब टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनेगी तो होगी किसके कोडिंग किसके कोडिंग पार्ट होगा? कोडिंग पार्ट जो होगा वो किसका होगा? सेंस स्टैंड के जैसा हो जाएगा। इसलिए हम बाहर से क्या कर रहे हैं, एंटी सेंस स्टैंड ऐड कर रहे हैं। मीन्स अब ये एंटी सेंस स्टैंड आप सोच रहे हो कि कहाँ से ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे कोई क्रॉप है, ओके, सपोज कोई क्रॉप है, क्रॉप में क्या करते हैं हम, उसका सेंस स्टैंड उसको प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन बनाता है तो हम बाहर से क्या करते हैं, आर्टिफिशियली लैब से, लैब में हम उसका, क्योंकि आजकल देखते हो आप जितने भी क्रॉप्स हैं उनका ऑलमोस्ट जीनोम जो होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंसिंग होती हुई ऑलरेडी हुई होती है। तो हमें पता होता है कि कौन सा जीन है जो किसी डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई भी जीन किसी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो जो जीन होता है, जो भी सेंस स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन जो उसका कोडिंग पार्ट आता है, मीन्स जो उसके न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? टेम्पलेट के अकॉर्डिंग होंगे, बट किसके जैसा होगा? तो वो सेंस के जैसा होगा। तो इसलिए हम बाहर से क्या करते हैं, एंटी सेंस ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम दोनों आपस में क्या बना लें, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लें। और जब यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है। जब राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है तो वहाँ पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, और जिस प्रोसेस को हम स्टॉप करना चाह रहे थे अल्टीमेटली वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज द टारगेट। ओके, सो बेसिकली the potential of the oligodeoxynucleotide to act as the antisense that inhibit the viral replication in cell culture was discovered by the Zamenhof and Stephenson in the 1978. So आपको यहाँ पे remember करके रखना है, you have to remember this thing, that is who have discovered this technology or who have given this technology. So these are the two scientists, that is Zamenhof and Stephenson in 1978. These are the two legends who have discovered this technology, and it is very very great technology for our next generation, or we can say for modern generation. Since then antisense technology has been developed a powerful tool target validation and therapeutic purpose. Three types of the anti-mRNA strategies are currently in the use. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप की, और आपको पता ही है दिस इज अ पावरफुल टूल, ठीक है। Firstly, the use of the single stranded antisense oligonucleotides. Antisense oligonucleotides usually consist of the 15 to 20 nucleotides which are complementary to their target mRNA and block the translation of target mRNA in a sequence-specific manner, either by steering blocking of the translation destruction on the bound mRNA via RNase H enzyme. देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं आरनेज एच। ये एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, ये एंजाइम न्यूक्लियस की तरह काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे कोई भी प्रोटीन्स होती है, मीन्स जैसे ही हमारे साइटोसॉल, जैसे ही न्यूक्लियस से कोई भी चीज़, कोई भी आरएनए होता है, क्या होता है, जैसे साइटोसॉल में जाता है ट्रांसपोर्ट होने के बाद, तो क्या होता है कि ये जो आरएनएज एंजाइम होता है ये उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अब ये डिग्रेड तो ऐसे नहीं करता कि मतलब पूरा कंप्लीटली डिग्रेड कर देता है, बट क्या करता है, फ्रेगमेंट्स जनरेट कर देता है, क्लीव कर देता है फ्रेगमेंट्स। आरएनएज एच या आरएनएज एच जो होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियस की तरह काम करता है, ठीक है। तो मीन्स जो भी स्ट्रैंड बन रहा था डबल स्ट्रैंड, उसको भी ये क्या कर देता है, फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है अगर प्रोटीन बन भी गए तो कैसी होगी, यूजलेस प्रोटीन होगी, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रोटीन्स का अपना भी अपना, हर एक जीन का अपना सीक्वेंस है, और वो जीन जो है वो किसी प्रोटीन्स को बनाती है, ठीक है। Most moving to the next slide, that is most antisense nucleotides are designed to activate RNase H. जितने भी ऑलमोस्ट मीन्स जो एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या करते थे, RNase H को एक्टिवेट कर देते हैं। To cleave the RNA moiety of DNA, RNA had to duplex, therefore leads to the degradation of the target mRNA. अब देखो यहाँ पे RNase H जो होता है वो किसको डिग्रेड करेगा, अल्टीमेटली आरएनए को ही डिग्रेड करता है, ठीक है। इन एडिशन टू एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड दैट डू नॉट इंड्यूस आरएनएज एच क्लीवेज कैन बी यूज्ड टू इनहिबिट द ट्रांसलेशन बाय द स्टेरिक ब्लॉकेड ऑफ द राइबोसोम। बट ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि ज़्यादा डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पहले ही जब हमने डबल स्टैंडर्ड बना लिया है
तो राइबोसोम तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा। फिर भी बाय द वे अगर कोई राइबोसोम मीन्स बच गया है, ऐसे कोई जैसे कोई भी मतलब किसी की अगर कोई सेल में क्या होता है कि क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं एक्चुअली। मीन्स सेल में बहुत सारी प्रोसीजर चल रही होती हैं और सेल है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, डायनामिक होती हैं। तो अगर हमें जीन साइलेंस करना है, ये टेक्निक किस लिए है? अल्टीमेटली जीन साइलेंसिंग करने को, और हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट प्रोटीन है वो ना बने, जीन को साइलेंस करें। अब वो चाहे तो को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो या फिर चाहे ट्रांसलेशनल लेवल पे हो। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रोसीजर और भी कम हो रहा और हमारी सेल को मेहनत भी कम लगेगी। बट अगर कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे अगर वो जीन बन मीन्स आरएनए बन भी जा रहा है, तो क्या होगा, उसको हमें अगर इनिबिट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल लेवल पे इनहिबिट करेंगे। अब जब ट्रांसलेशन लेवल पे इनहिबिट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो आरएनए है वो तो बन चुका होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी हैव टू डिग्रेड, और डिग्रेडेशन करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट के एंजाइम्स यूज करते हैं, दैट इज द आरएनएज एच। ठीक है। इन एडिशन एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट डू नॉट इंड्यूस आरएनएज एच क्लीवेज कैन बी यूज्ड टू इनहिबिट द ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इनहिबिट कर रहा है, ट्रांसलेशन। ठीक। When the antisense oligonucleotides are targeted to that 5' terminus, assembly of the translation machinery can be prevented. तो आपको पता है जब ये ऐसा होगा तो obviously translation क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। Next, in the next slide we are going to move, that is we are going to discuss here, that is the diagram. So this is the diagram. ये मैंने जो भी source लिया है ये pathfinder से लिया है। So you can read or you can prefer pathfinder. It's better to understand that, because if you're seeing the video it is nice, but one time you have to read from the pathfinder book, so it will be great for you. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, जीन होता है हमारे पास, क्या होता है, दिस इज द जीन बेसिकली, दैट इज द डीएनए। उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होगा उससे क्या बनेंगे, एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम एमआरएनए को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मतलब 3 स्ट्रेटजीज में मैंने इसको क्या किया, बाइफरकेट किया। अब करने का मतलब क्या है कि सारे के जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड्स। एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, जो भी सेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड है उसकी क्या होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे। अब जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, जीन में या फिर टारगेट, देखो यहाँ पे जीन टारगेटिंग का भी मतलब ये जो प्रोसीजर है वो इतनी ईजिली नहीं होती है, बहुत सारे प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अब आती है कि कोई भी जीन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपने प्लांट के लिए शायद दो प्लांट की बात करो या फिर क्रॉप की बात करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे दो टेक्निक्स होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल। तो हम यहाँ पे जो प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिकल 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। एक तो होता है पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, और दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये टेक्निक है वो मीन्स हमने इसमें जो जीन जो भी हम ऐड करते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसके थ्रू ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में आपको पता होगा वहाँ पे टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए होता है, और टीडीएनए में ही हम अपने जीन्स को इंसर्ट करते हैं। जब वो नेचुरल इन्फेक्शन करता है वहाँ पे प्लांट में, तो क्या होता है, हमारा जीन इट गेट इंसर्टेड इन द प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं। ये एंटीसेंस ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद पहली बात तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि एक स्टेप ये हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। हमने क्या किया, आरएनए को अच्छे से बनने ही दे दिया, मीन इसको बना दिया हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये बन तो गया, लेकिन अगर सपोज बन भी गया और कुछ क्या होंगे, नहीं भी बने होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनएज एच क्या इसको क्या कर देगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। जब आरएनएज इसको फ्रेगमेंट में कर देगा, सपोज इससे प्रोटीन बन भी गई, तो जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी, यूजलेस प्रोटीन होगी। तो अल्टीमेटली ये जो होंगे सारी की सारी सेल्स कहाँ चले जाएंगे, एपोप्टोसिस में चले जाएंगे। मीन्स इसका यूबिक्विटिनेशन कर दिया जाएगा, या फिर ये कहाँ चली जाती है, एपोप्टोसिस में चले जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राइबोजाइम, ठीक है, तो राइबोजाइम अगर आपको पता हो, आई थिंक यू नो दैट, हम जनरली जो बोलते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं? अगर एक जनरल सेंटेंस है ऑल एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन, तो ऑब्वियसली सही है, बट इसको सही ही करना है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे हम राइबोजाइम की बात करें तो ये क्या है, ये आरएनए से बना होता है।
ये कैटालिटिक आरएनए से बना होता है और ये किसकी तरह वर्क करता है, एंजाइम की तरह करता है। और ये एक क्या होता है, ये क्या करता है, क्लीवेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, क्लीव कर देता है। सपोज देखो यहाँ पे ये जाके, पहली बात तो ये इसने जाके यहाँ पे क्या किया, जैसे ये अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे हैमर हेड एंजाइम जो होता है, जो कि वायराइड से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जाके यहाँ पे लूप्स क्रिएट कर देता है। अब बात आती है कि ये लूप्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। देखो जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर होते हैं वहाँ पे तो क्या कर देता है, ये अच्छे से पेयरिंग कर लेता है, मीन्स किसके साथ, आरएनए के साथ। बट जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयरिंग नहीं है, वहाँ पे ये क्या करता है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयरिंग नहीं है वहाँ पे क्या कर देता है, लूप्स क्रिएट कर देता है। अब जब ये लूप्स क्रिएट कर देता है उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे राइबोसोम क्या कर देता है, यही सेम है, इसके बाद राइबोसोम क्या कर देता है, इसको अगेन इट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है। एक तो फिर ये करता है क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंट्स हो गए। फिर वही सेम बात, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आती है दैट इज mRNA siRNA। आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मीन्स देखो mRNA का मतलब होता है माइक्रो आरएनए, और जो siRNA होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं पहले आपने पढ़ा होगा शायद कहीं, शायद जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं, और ये ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी में ये दी हुई है। तो यहाँ पे जो टेक्निक है वो mRNA, जो माइक्रो आरएनए जो होते हैं वो कितना होता है, यहाँ पे 24 to 25 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और जो siRNA होता है वो कितना होता है, 21 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये होता है siRNA, दैट इज 21 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे ड्रोसा है, इसके अलावा DGCR8 इन मैमल्स, और अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो पासा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी जीन होता है उसको क्या करते हैं हम, ये एंजाइम से रिएक्ट कराते हैं। डाइसर काम करता है, डाइसर क्या कर देता है, जो भी मीन्स हमारा जो डुप्लेक्स बनता है, हेट्रोडुप्लेक्स बनता है इस स्ट्रेटजी में। अगर हम इस स्ट्रेटजी को डिटेल से डिस्कस करें तो ये सारी बातें सुनने को हमें मिलेंगी और सारी बातें जानने को हमें मिलेंगी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स है। इसके अलावा फिर ये सारी प्रोसेस जो डोसा जो वर्क करता है, ये कहाँ पे करता है, ये तो हमारा प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियस में करता है। साइटोसोल में जाने के बाद यहाँ पे एक डाइसर काम करता है। डाइसर एक प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, दैट इज आरएनएज थर्ड एंजाइम। इस फैमिली का प्रोटीन होता है जो कि क्या कर देता है, ये भी क्या करता है, कट कर देता है, और ये दो स्टैंड जनरेट कर देता है। दोनों स्टैंड के बाद क्या होता है, जो हमारा गाइड स्टैंड होता है वो तो क्या हो जाता है, मतलब वो तो हमारे काम के लिए हो जाता है। जो पैसेंजर स्टैंड होता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, और फिर गाइड आरएनए जाके हमारे जो आरएनए है वहाँ से बाइंड हो जाता है। ये दिस इज यहाँ पे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, फिर वही सेम चीज़, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। सो बेसिकली दिस ऑल अबाउट द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे यू कैन गो थ्रू इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस। आई शुड रीड, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस one time at least. Secondly, the triggering of the sense strand mRNA cleavage by incorporating the ribosome catalytic centers in the antisense RNA. A number of ribosomes have been characterized, including the most studied from the hammerhead enzyme. hammerhead riboenzyme. So बहुत सारे ribozyme है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब hammerhead ही है, but it's a very important tactic for every we can say every GRF as well as the net, ASRB net especially, and SRF exam. Um, whatever exam is conducted by the ICR, it's very important for that. Thirdly, थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें, सो RNA interference induced by the small interfering RNA molecules, this naturally occurring phenomenon a potent sequence specific mechanism that is post transcriptional gene silencing. जो थर्ड स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, इसको हम बोलते हैं PTGS, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ओके। एंड इसके अलावा इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज कोज सेपरेशन। कोज सेपरेशन के अलावा भी इसको बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है जैसे इज कॉल्ड क्यूलिंग। सो जो सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस डिस्कवर किया गया था वो किस में किया गया था, दैट इज सी इलिगेंस, दैट इज सिनोरैप्टिस इलिगेंस। और आपको पता है कि जो सी इलिगेंस है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मॉडल ऑर्गेनिज्म है। सो इट्स, I think this video is helpful for you. So please, if you like this video, please hit like button and get subscribe my channel. Thank you so much. Thank you. Guys, आप सोच रहे होंगे ये मैंने टोमेटो का स्ट्रक्चर क्यों रखा है, तो बेसिकली दिस फ्लेवर सेवर टोमेटो इज द prepared by, that is a antisense technology. So that's why I kept this picture. Thank you so much guys. Thank you.